दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से ही अपने जटिल जातीय समीकरणों और गहरे सामाजिक प्रभावों के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने बिहार के चुनावी समीकरण को एक नया रंग दे दिया है। आपको याद दिला दें कि जब 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ही बदले का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अब 30 मई को प्रधानमंत्री एक बार फिर बिहार के विक्रमगंज में रैली करने वाले हैं, जिसमें वो साफ तौर पर कह सकते हैं कि देश ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। बीजेपी देश भर में इस ऑपरेशन को बड़ा देशभक्ति अभियान बनाकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ऐसे में बिहार में चुनाव है तो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ भी हर जगह इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का बिहार के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? विपक्ष के पास इसका क्या कोई काउंटर नैरेटिव है? एक और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को ऑपरेशन सिंदूर से बिहार के चुनाव में फायदा मिलेगा? चलिए इन सवालों का जवाब जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में भारतीय सेना के शौर्य और रणनीतिक कौशल की एक नई मिसाल बन गई है। लेकिन भारत में कोई भी घटना सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं रहती है, हर बात का सियासी अर्थ निकाला जाता है। पहले भी देखा गया है कि जब जब सेना ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया है तो उसकी गूंज सिर्फ सीमाओं तक नहीं रही बल्कि चुनावी मैदान तक भी सुनाई दी है। 2019 की लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी ने राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर सत्ता में जोरदार वापसी की थी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है कि इसका बिहार चुनाव पर क्या असर होगा। दोस्तों, बीजेपी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है, जिसमें बिहार अग्रणी बना हुआ है। हर जिले में पार्टी कार्यकर्ता सेना की कार्रवाई और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बालाकोट एयर स्ट्राइक को जिस तरह से बीजेपी ने एक राष्ट्रीय गौरव और चुनावी मुद्दा बनाया था, वैसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी के बड़े नेता चुनावी मंचों से इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ सकते हैं। पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन और उसके बाद आदमपुर एयरबोर्स बेस से पाकिस्तान और दुनिया को संदेश देने के साथ साथ सियासी एजेंडा सेट करते हुए नजर आए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय भारतीय सेना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो संकल्प लिया था, उन्होंने उसे पूरा किया है। सम्राट चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय भारतीय सेना को दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की बहनों का सिंदूर बचाने का काम भारतीय सेना हमेशा से कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया है, उसके पीछे सेना का शौर्य और पीएम मोदी का संकल्प है। ऐसे में साफ है कि पीएम मोदी बिहार दौरे पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तान को धूल चटाने की बात का जिक्र कर चुनावी एजेंडा सेट करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में यानी 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में अपनी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाहबाद इलाके में होने वाली ये जनसभा इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासत को साधने की कोशिश करेंगे। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में पूरे शाहबाद इलाके में एनडीए को तगड़ा झटका लगा था। शाहबाद में विधानसभा की 22 सीटें हैं, इनमें से केवल 2 सीटों पर ही एनडीए को सफलता मिली थी। ऐसे में यहाँ पर प्रधानमंत्री की रैली बीजेपी और जदयू दोनों को फायदा पहुंचा सकती है।
अब अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी पहले से ही बिहार चुनाव की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार के दरभंगा में यात्रा की थी। कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी तरह से भारत सरकार के साथ थी और पाकिस्तान पर हर एक कार्रवाई का समर्थन कर रही थी। लेकिन सीज फायर की घोषणा के साथ ही पार्टी ने अपने तेवर बदल लिए हैं। कांग्रेस सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। साथ ही इस पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। आरजेडी की भी यही मांग है। पहलगाम हमले के बाद लगभग सभी विपक्षी दलों ने सरकार के साथ खड़े होकर एकजुटता दिखाई, लेकिन अब कुछ मुद्दों को लेकर वे सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। खास तौर पर सीज फायर और ट्रंप की कथित मध्यस्थता जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता सरकार की विदेश नीति और कूटनीतिक रुख पर सवाल उठा रहे हैं। यदि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने की ज़्यादा कोशिश करती है तो विपक्ष सीज फायर के मुद्दे पर सरकार को घेर कर सवाल पूछ सकती है। सीज फायर के बाद बीजेपी समर्थकों में भी निराशा की भावना देखी गई थी। पहलगाम हमले के बाद से असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा राष्ट्रवादी चेहरे के रूप में उभरे हैं। पाकिस्तान पर उनके तीखे हमलों ने न केवल उनके आलोचकों को चौंकाया है बल्कि कई नए समर्थकों को भी जोड़ा है। केंद्र सरकार उन्हें डेलीगेट मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भेजने की योजना बना रही है, जिससे उनकी छवि एक राष्ट्रीय मुस्लिम नेता के रूप में उभर रही है। सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM पहले से ही मजबूत पकड़ बना चुकी है। यदि वे रणनीति के तहत चुनाव लड़ते हैं तो ये सीधा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस जैसे पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक वाले दलों को हो सकता है। पिछली बार सीमांचल की 5 सीटों पर उनकी पार्टी को बड़ी सफलता भी यहां पर मिली थी। अगर बिहार चुनाव का मुद्दा राष्ट्रवाद बनता है तो उसका नुकसान प्रशांत किशोर की जनसुराज जैसी नई पार्टी को भी देखने को मिल सकता है। जनसुराज जो बिहार के स्थानीय मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, राष्ट्रवाद के मुद्दे में पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा पीछे छूट सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।